अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम लफ्ज़ एक्सटिंक्शन के बारे में सोचते हैं, एक्सटिंक्शन यानी मादूमियत या कह लें कि किसी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना, हमारे दिमाग में वो इवेंट्स या वो मवाक़े आते हैं जो तकरीबन 63 मिलियन ईयर्स यानी 63 मिलियन साल पहले हुए होंगे। जब एक बड़ा सा मेटेओर दुनिया से टकराया होगा जिसकी वजह से ज़्यादातर डायनासॉर्स की हलाकत हो गई। और मैं कहती हूँ ज़्यादातर क्योंकि आजकल बहुत से जानवर जिनको हम जानते हैं, ख़ास तौर पर परिंदे, मिसाल के तौर पर मुर्गियाँ, हमारा ये मानना है कि ये सब उन डायनासोर से ही उतरी हैं दुनिया में जो बच गए थे। और दूसरे स्पीशीज़ ना कि सिर्फ डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हुए होंगे, लेकिन वाज़ेह है कि कुछ और स्पीशीज़ ज़रूर बच गए थे। हो सकता है हमारे अपने एंसेस्टर्स किसी तरह की गुलहरी होंगे जो शायद ज़मीन के अंदर थे और वो अपने आप को बचा पाए थे इस धमाके से, और फिर किसी तरह अपने लिए खाना ढूंढ सके जब दुनिया में धूल मिट्टी भरी हुई थी और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पा रही थी उस वक्त, लेकिन ये किसी तरह जिंदा रह सके। अब हम जो इस वीडियो में करेंगे वो ये कि थोड़ा ठीक या एक बेहतर नज़रिया लेंगे एक्सटिंक्शन का। यह हमेशा एनवायरनमेंट या माहौल में उन बड़ी तब्दीलियों की वजह से नहीं होती, लेकिन एक ख्याल जिसके बारे में ज़रूर बात करेंगे एक्सटिंक्शन में वो ये कि जो एनवायरनमेंट है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती रहती हैं। और जब एक आबादी में वेरिएशन होती है, और मैं यहाँ पे वेरिएशन को मुख्तलिफ रंगों के सर्कल से दिखाऊंगी, अगर एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता आती हैं तो इस वक्त वेरिएंट्स पैदा होंगे। आबादी के कुछ मेम्बरान ज़्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत दूसरों के, और वो वेरिएंट्स जिनके लिए ये नया वाला एनवायरनमेंट या माहौल ज़्यादा मुनासिब है तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और वो ज़्यादा जिंदा रहेंगे। वो बन जाएंगे डोमिनेंट वेरिएंट, और वक्त के साथ साथ वो एक नई स्पीशीज़ भी बन सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ हो सकता है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो, पर वो इवॉल्व कर जाएं या उनका इर्तिका हो जाए दूसरी स्पीशीज़ में जिनके लिए वो नया एनवायरनमेंट ज़्यादा मुनासिब साबित होता है। लेकिन हमारी मीटियोराइट और डायनासोर वाली मिसाल हमें ये दिखाती है कि तब्दीली हमेशा आहिस्ता नहीं होती। और साफ सी बात है, ऐसी सूरत हाल में जहां आसमान में आग लगी हुई हो, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगी जो इन हालात में अडेप्ट कर पाएं या ऐसे माहौल को अपना पाएं। लेकिन तेज तब्दीलियां भी हो सकती हैं जो शायद हम इंसानों को तेज ना लगे। मिसाल के तौर पर ये जो चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दिखा रहा है एक्सटिंक्शंस जो सन 1500 से होती आ रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और समझने की कोशिश करें कि इस चार्ट में क्या हो रहा है। ये हमें बता रहा है मजमूई फीसद इन स्पीशीज की जो पहले 500 सालों में एक्सटिंक्ट हुए हैं, मतलब पिछले 500 सालों में एक्सटिंक्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सन 1500 में जो स्पीशीज आपके पास थे, अगर हम यहाँ एम्फीबियंस की बात करें या एम्फीबियंस वाली लाइन को देखें, एम्फीबियंस की तकरीबन 2 से 2.5% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 2 से 2.5% एम्फीबियंस मर गए हैं। इसका ये मतलब है कि एम्फीबियंस के इतने फीसद स्पीशीज का अब इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं। इस एम्फीबियन जीनोटाइप का वो वेरिएंट अब इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं। अब ये बहुत बुरा है एम्फीबियंस के लिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दूसरे तरह के जानवरों के लिए भी बुरा है। अब आप शायद कहें कि इतना बुरा भी नहीं है 2 से 2.5%, लेकिन एक बार फिर ये पूरी स्पीशीज हैं जो अब हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। और एक और परेशान कुन बात यह है कि ये कर्व्स जो हैं, ये कर्व्स कैसे बस ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद सोचें कि क्या हमेशा एक्सटिंक्शन का कोई बेसलाइन लेवल नहीं होता। शायद ये बेसलाइन से ज़्यादा बुरा नहीं है। और जो दिलचस्प बात है इस चार्ट की वो ये कि ये हमें बेस लाइन दिखाता है। ये जो छोटा सा ग्रे स्क्वायर, ये जो आप चौकोर सा डब्बा देख रहे हैं, ये कह रहा है कि मजमूई फीसद स्पीशीज की जिनका बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड रेट है 0.1 से 2 एक्सटेंशंस पर मिलियन स्पीशीज पर साल, यानी 0.1 से 2 एक्सटेंशंस 1 मिलियन स्पीशीज एक साल में। और आप ये बेसलाइन यहाँ नीचे इस ग्रे रंग में देख सकते हैं। अगर हमारे पास गैर मामूली मिकदार में एक्सटेंशंस ना हो रही होती तो हम इस चार्ट के आसपास ही घूम रहे होते। लेकिन आप देख सकते हैं कि सन 1500 के बाद से हम इससे बहुत ऊपर चले गए हैं। हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनके एनवायरनमेंट्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और यहाँ असल मुजरिम कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? इस एनवायरनमेंट का तेजी से बदलने का जिम्मेदार कौन है? तो अगर आप सोचें कि पिछले 500 सालों में
کس آبادی کے گروپس میں بہت تیزی سے اضافہ آیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے انسانوں میں. اور انسان نہ کہ صرف وہ جگہ جہاں یہ رہتے ہیں اور وہاں کے ہیبیٹیٹس بدل رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی جیسا آج دکھتا ہے 500 سال پہلے یہ انوائرمنٹ کتنا مختلف ہوگا. اور صرف اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں, اس بات سے بھی فرق پڑتا ہے کہ ہمیں کون سا اور کیا کھانا یا خوراک چاہیے, اور یہ ان جگہوں پر اگایا جاتا ہو جہاں شاید کبھی کوئی دوسرے جانور رہتے ہوں, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہوگی کیونکہ اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے. تو انسانی زمین اور ایگریکلچر یعنی زراعت کے لیے جو زمین استعمال ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایکسٹنکشنز کی. اور کبھی کبھی ہم سمندر میں بھی جا کر حد سے زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ایکسٹنکشنز کی. ڈائیورسٹی کی کمی, جیسا کہ زیادہ سے زیادہ اسپیشیز نے انسانوں کے ساتھ رہنا سیکھا ہے, اور شاید ہماری ڈائیورسٹی میں کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم صرف ایک ہی طرح کی فصلیں اگاتے ہوں. کچھ اسپیشیز تو شاید رہ لیں ان حالات میں, لیکن ان میں زیادہ ویریشنز نہ ہوں کیونکہ جو ایکو سسٹم ہے وہ زیادہ ڈائیورس نہیں ہے. اور اگر اب کوئی تبدیلی آئے گی تو اس اسپیشیز کے پاس وہ ویریشن نہ ہو جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکے. اس کے اوپر آپ پولوشن لے لیں, گلوبل وارمنگ لے لیں, اور اب شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کروز ایسے اوپر کی طرف کیوں تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اب شاید ہمیں جانوروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جتنی کم ڈائیورسٹی ہوگی اس دنیا میں اتنے کم مواقع ہوں گے ان کے زندہ رہنے کے, اور اگر ایک بار اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو جائے تو وہ واپس کبھی نہیں آئے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی.